मोहतरम हजरात, आदाब। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बम्बई में कांग्रेस के इजलास के बाद वर्किंग कमेटी के मेंबरान को कैद कर लिया गया। शिमला में कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके सदर मौलाना आज़ाद के अलावा महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई और कई रहनुमा पहुंचे और मुस्लिम लीग की तरफ से जनाब जिन्ना और उनके साथी सिखों की नुमाइंदगी करने सरदार तारा सिंह पहुंचे। हमारा इरादा बिल्कुल साफ है। ऐसे मौके पे जहां आलमी जंग जारी है, हम हिंदुस्तान को आजादी नहीं दे सकते। क्यों ना हम एक वर्किंग कमेटी की फॉर्मेशन की बात करें, जिसमें हिंदुस्तान के सभी तबकों के नुमाइंदों को लिया जा सकता है जो यहाँ मौजूद है और जो हिंदुस्तान के बड़े हिस्से और तबके की नुमाइंदगी करते हैं। हम चाहते हैं हिंदुस्तान की तकसीम और पाकिस्तान का कयाम। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की तकसीम के सरासर खिलाफ है। ये मुल्क जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का। सिखों की नुमाइंदगी करते हुए मैं भी हिंदुस्तान की तकसीम के खिलाफ हूँ। जहां तक मैं समझता हूँ, पाकिस्तान की मांग हिंदुस्तान के सभी तबकों को मंजूर नहीं होगी। क्यों ना हम एक वर्किंग कमेटी बनाने की बात करें। मैं मुस्लिम लीग के नुमाइंदे की हैसियत से दावा करता हूँ कि हमारी पार्टी अकेले इस मुल्क के मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है। मैं जिन्ना साहब के इस दावे पर एतराज करता हूँ। कांग्रेस में कई मुसलमान हैं और बेशुमार मुसलमान कांग्रेस पार्टी की हिमायत भी करते हैं। मुस्लिम लीग तो मुसलमान अक्सरियत वाले सूबों में भी बरसरे इक़्तिदार नहीं है। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ मिस्टर जिन्ना। आपकी पार्टी मुसलमानों के एक बहुत बड़े तबके की नुमाइंदगी बेशक करती है, लेकिन सारे मुसलमान आपकी हिमायत नहीं करते। मौलाना की बात पर आपकी हिमायत से मैं नाखुश हूँ। मेरा मुतालबा ये है कि सिर्फ हमारी पार्टी को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मुसलमानों को नामजद करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। जिन्ना साहब, आपको मुसलमानों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नामजद करने की आज़ादी है, लेकिन आप हम पे क्यों रोक लगा रहे हैं? हमने ये तो कभी नहीं कहा कि हम सिर्फ हिंदुओं की नुमाइंदगी करेंगे। मैं एक मुसलमान हूँ और कांग्रेस पार्टी का सदर भी हूँ। मैं चाहूँ तो हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों या किसी और मज़हब के मानने वालों को नामजद कर सकता हूँ। इसमें ये आपका मसला कैसे बनता है? कांग्रेस इसके लिए मुसलमानों की नामजदगी के इख्तियार से दस्तबरदार नहीं हो सकती। हम ये मुआहिदा नहीं कर सकते। मौलाना की राय ठीक है मिस्टर जिन्ना। आप कांग्रेस के मुसलमानों की नुमाइंदगी के इम्कान से क्यों परेशान हैं? आपकी पार्टी को भी कई मुसलमानों को नामजद करने का मौका मिलेगा। मैं माफी चाहता हूँ, मैं ये मुआहदा नहीं कर सकता। मुश्किलों और उलझनों का दौर उरूज पर पहुंच गया है। एक तरफ जिन्ना हैं जो हर कीमत पर वतन की तकसीम पर आमादा हैं और दूसरी तरफ मौलाना आज़ाद, गांधी जी, नेहरू, आसफ अली और दूसरे कांग्रेसी रहनुमा। अब देखिए ऊंट किस करवट बैठता है। लेबर पार्टी के इक़्तिदार में आने से बरतानिया में काफ़ी तब्दीली आ गई है। लेबर पार्टी का हिंदुस्तान की तरफ अच्छा रवैया रहा है। इसे देखते हुए मुनासिब होगा कि हम भी अपने खुलूस का इजहार करें। इसलिए इस वक्त हमें कोई नई तहरीक शुरू नहीं करनी चाहिए, बल्कि आम इंतखाबात में शिरकत करनी चाहिए। हालांकि शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम रही, लेकिन हमें बरतानवी हुकूमत के उस जज्बे की कदर करनी चाहिए जिसका इजहार लॉर्ड बेवल ने किया था। अब जबकि लेबर पार्टी इख्तिदार में है, हमें देखना चाहिए कि आगे क्या होगा। हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराया गया है, जिसकी वजह से आलमी सतह पर जंगबंदी हो गई है। तो इस वक्त अच्छा मौका है कि हम इंतखाबात की तैयारी करें और एक मंशूर साया करें। आपके पास मंशूर का मुसवदा मौजूद है, कोई तजवीज़ है तो पेश कीजिए। जी, कुछ नुकात हैं जो पेश करता हूं। कांग्रेस पार्टी हर हिंदुस्तानी को हक और तरक्की का मौका देना चाहती है। तमाम जमातों और फिरकों के बीच इत्तेहाद रहे, गरीबी की बला को दूर करना है। और कांग्रेस पार्टी ये भी चाहती है कि दुनिया भर की आज़ाद कौमों का एक वफाक कायम हो, और जब तक इस वफाक की तश्कील न हो तब तक हिंदुस्तान को
तमाम कौमों के साथ और ख़ास तौर पर अपने मशरिक़, मगरिब और शुमाल में पड़ोसी मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखने चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही ख्याल है। ऐलान के मुताबिक हिंदुस्तान में आम इंतखाब हुए। कांग्रेस को बंगाल, पंजाब और सिंध के सिवा बाकी तमाम सूबों में अक्सरियत हासिल हो गई। मौलाना आज़ाद खुद मुख्तलिफ सूबों की राजधानियों में गए और वजारत की तश्कील की निगरानी की, हर मुमकिन इत्तेहाद की कोशिश की, दूसरी पार्टियों की हिमायत भी हासिल की। लेकिन मोहम्मद अली जिन्नाह की पॉलिसी थी कि कांग्रेस से किसी तरह इश्तिराक न किया जाए। जंग में जमहूरियतों की फतह होने पर आज़ाद हिंद फौज के अफसरान पर मुकदमा जारी हुआ, जिसमें उनके 3 बड़े रहनुमाओं, जिनमें एक हिंदू थे, एक मुसलमान और एक सिख, को सख्त सजाएं सुनाई गई। उनकी अदालत में वकालत की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली और भोला भाई देसाई ने। अफसरान को सज़ा मिलने पर हिंदुस्तान में इतना ज़बरदस्त गमो गुस्सा पैदा हुआ कि अंग्रेज़ी हुकूमत की फ़ौज में काम करने वाले हिंदुस्तानियों ने बगावत कर दी। पुलिस में शामिल बहुत से हिंदुस्तानी भी खुलेआम तहरीक आज़ादी के साथ हो गए। दूसरी आलमी जंग अभी ख़त्म ही हुई थी और बगावत को दबाने के लिए 1857 की तरह बाहर से फ़ौज बुलाना नामुमकिन था। अब बरतानवी हुकूमत को एहसास हो गया था कि हिंदुस्तान छोड़ने का वक्त हो चला है। तीनों अफसरों को दी गई सजाओं को रद्द कर दिया गया। इस बगावत को संभालने के लिए लॉर्ड वेवर ने मौलाना आज़ाद की मदद ली, जिन्होंने कांग्रेस के सदर होने की हैसियत से अमनो चैन बनाए रखने की दरख्वास्त की और यकीन दिलाया कि अब आज़ादी दूर नहीं। हुकूमत ने अपने कैबिनेट के 3 वजीरों को हिंदुस्तान की आज़ादी का मसला सुलझाने के लिए भेजा। इसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया। जिन्नाह की तरफ से हिंदुस्तान की तकसीम की मांग मिशन के सामने एक अहम मसले की शक्ल में आई। अंग्रेज तो समझ रहे थे कि मौलाना और उनके साथी क्या चाहते हैं, पर मुस्लिम लीग ये समझने से कासिर थी कि बंटवारे के नताइज कितने बुरे, खतरनाक और दूर तक नुकसान पहुंचाने वाले हो सकते हैं। इन नताइज को अगर कोई समझता था तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट और कश्मीरी, मौलाना के बड़े मोतक़िद भक्त किस्म के इंसान है। मौलाना के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में फासला इतना गहरा हो गया है, आपको नहीं लगता मौलाना कि इन हालात में पाकिस्तान बनकर ही रहेगा? अगर मेरी नज़र में पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम मसले का हल होता तो मैं खुद उससे इत्तेफाक करता, पर मुझे यकीन है कि ये पाकिस्तान हल होना तो दूर, नई मुसीबतें पैदा कर दे। अगर नया मुल्क बन भी जाता है तो सारे हिंदुस्तानी मुसलमानों को शामिल नहीं कर पाएगा, और जो मुसलमान पाकिस्तान न जाकर हिंदुस्तान में रह जाते हैं उन्हें शक के दायरे से देखा जाएगा और हिंदू फिरकावारियत और मजबूत हो जाएगी। हम मुसलमानों ने मजहब के नाम पर सियासी मसले पैदा कर दिए। इस्लाम कोई सियासी इक़्तिदार हासिल करने का जरिया नहीं, ये तो सही रास्ते पर चलकर रूहानी तब्दीली लाने वाला दीन है। पाकिस्तान की जो मांग है वो सियासी मांग है जिसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। और ये भी तो गौर करने की बात है कि अगर ये मांग इस्लाम के नाम पे की जा रही है तो क्या इस्लामी निज़ाम में इसकी इजाज़त है या नहीं, और अगर होती तो ऐसा क्यों कहते कि इस्लाम सारी इंसानियत के लिए। अगर मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान मुल्कों में रहना होता तो वो हिंदुस्तान कभी ना आते, और जो लोग पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हैं उनके आबाओ अजदाद उस हिसाब से तो कभी मुसलमान बन ही ना पाते। मजहब की बुनियाद पर मुल्कों की तकसीम करना मुस्लिम लीग की सियासत जरूर है, लेकिन इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं। अगर पाकिस्तान बनता है वहां पर इस्लाम के अलग अलग निज़ामों को मानने वाले अपने निज़ाम को सही बताते हुए फसाद करेंगे। आखिर जब दो नस्ली नजरिए की बुनियाद पर मुल्क बन रहा है
और गैर मुसलमानों को सियासी और माशरती तौर पर अलग समझा जा रहा है, तो मुसलमानों की अलग अलग जमातें अपने आप को सही ठहराते हुए लड़ पड़ेंगी और इस सियासी हिमाकत से नुकसान हमारे पाक मजहब का होगा। पर मौलाना, पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम में ही बनाया जाएगा, आखिर उसमें गलत क्या है? अरे मियाँ, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मजहब के नाम पे की गई कोई चीज जरूरी नहीं है कि मजहब के मुताबिक। करबला में देख लीजिए, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनको कत्ल किया गया इस्लाम के नाम पर। हजाज मुसलमान था, उसने एक मस्जिद का क्या हश्र किया, वो भी इस्लाम के नाम पर। पाकिस्तान की मांग करने वाले मुसलमान अब सच सुनना ही नहीं चाहते। वो काले को सफेद बोल देंगे पर अपनी मांग नहीं छोड़ेंगे। मैं आज उन्हें आगाह कर रहा हूं कि इस तकसीम के नतीजे सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि उनके लिए उससे कहीं ज्यादा बुरे हैं। मजहब के नाम पर एक मुल्क के नक्शे पर एक लकीर खींच दी जाएगी जिसकी बुनियाद कौमी नफरत होगी और हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। तकसीम की वजह से खून के दरिया बहेंगे। पाकिस्तानी पंजाब से हिंदुओं और सिखों को निकाला जाएगा और फिर जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहेंगे वो दहशत का शिकार बन जाएंगे। न दौलतिये, मनसबदार और जागीरदार नए मुल्क की मईशत का सत्यानाश कर देंगे और उसे बेच खाएंगे। जिन्ना साहब ने एक और मसले पर गौर नहीं किया। बनने वाले पाकिस्तान के बंगाली मुसलमानों की माशरत और जुबान अलग। कोई भी मुल्क सिर्फ मजहब की बुनियाद पर एक नहीं हो सकता। अब आप अरब के मुल्कों पर गौर फरमाइए, उनका मजहब एक है और काफ़ी हद तक उनकी ज़ुबान और माशरत भी एक है, पर एक मुल्क होना तो दूर, अरबी मुल्कों के बीच अक्सर मसले हो जाते हैं। पाकिस्तान का महरूमी तबका तब तक पाकिस्तान के साथ रहेगा जब तक जिन्ना साहब और लियाकत साहब जिंदा हैं, पर उसके बाद एक न एक दिन अलग मुल्क बनकर पाकिस्तान को दो लफ्ज़ कर देगा। फिर पाकिस्तान के पठान, सिंधी, बिलूची और उर्दू बोलने वाले लोगों के बीच में मसले पैदा हो जाएंगे और हो सकता है कि बचा हुआ मुल्क भी टूट जाए। तब पाकिस्तान के लोग सोचेंगे कि उन्होंने ये मुल्क बनाकर क्या पाया। आलमी ताकतें पाकिस्तान को हमेशा अपने शिकंजे में रखेंगी और उस मुल्क की तकसीम में उनका हाथ रहेगा। हमसाया मुल्कों के साथ पाकिस्तान के रिश्ते खराब रहेंगे, आलमी ताकतों के कर्जे भी भारी रहेंगे और उस मुल्क के होने वाले सियासतदान जिन्होंने हम कांग्रेसियों की तरह कुर्बानियां नहीं दी, उसे चला नहीं पाएंगे। और ये भी मुमकिन है कि सियासत की बागडोर फौज के हाथ में आ जाए। ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम तरीन इंटरव्यू है। मुझे भी इस बात की खुशी है कि आपने इस मुद्दे पर मुझे अपने ख्यालात पेश करने का मौका दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं मिस्टर जिन्ना और बरतानवी हुकूमत के साथ किसी ऐसे समझौते पे आ जाऊं जिससे हिंदुस्तान बिना तकसीम हुए आज़ाद हो जाए। शुक्रिया मौलाना। आखिर वक्त तक उन्होंने ये इस बात पे वो अड़े रहे, मगर उनकी एक आवाज़ थी और अब वो आवाज़ जो थी वो मेजॉरिटी की आवाज़ों में दब गई और उसका नतीजा भी देख लिया हमने। जो हुआ, जो आज पाकिस्तान में हो रहा है, वो तो एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी है कि वो समझ नहीं सकते। वो भी हमारे अपने हैं, हमारे भाई बहन हैं। वो क्या सफ़र कर रहे हैं। नेचुरल डिज़ास्टर्स एंड मैन मेड डिज़ास्टर्स, दोनों से वो एनकाउंटर्ड हैं और किसी का फ़ायदा नहीं हुआ। 3 मुल्क बन गए, 2 नेशन थ्योरी ख़त्म हो गई और रिलीजन एज अ बेसिस फॉर स्टेटहुड, वो बात बिल्कुल ही, आर्ग्यूमेंट ही ख़त्म हो गई बांग्लादेश के बनने के बाद। नाजरीन, कैबिनेट मिशन की कॉन्फ्रेंस दिल्ली और शिमला में हुई। कांग्रेस की नुमाइंदगी मौलाना आज़ाद के साथ सरदार पटेल और नेहरू ने की। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन की तजावीज़ को कबूल कर लिया। जिन्ना बड़ी मुश्किल से इस बात पे राजी हुए, पर उनके पास कोई और चारा भी नहीं था, क्योंकि कैबिनेट मिशन बिल्कुल भी पाकिस्तान की मांग को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान की तकसीम का इल्ज़ाम तारीख के पन्नों में बरतानिया पर डाला जाए। नमस्कार। आइए आइए पटेल साहब, बैठिए।
भाई आप लोगों ने शिमला में जिन्ना साहब से जो मुआहदा किया सचमुच कमाल का है। उनको भी हिंदुस्तान की तकसीम ना होने के लिए राजी होना पड़ा। ये तो मौलाना का कमाल है। गुफ्तो शुनीद भी तो उन्होंने ही की। और आप तो जानते ही हो कि जिन्ना साहब हमेशा से मगरूर रहे हैं, लेकिन इस बार नाशाइस्ता अखलाक से जो पेश आए हैं, ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों, ऐसा क्या हो गया पटेल साहब? पहले दिन मौलाना ने उनसे हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जिन्ना ने हाथ नहीं बढ़ाया। और आप तो जानते ही हो मौलाना नर्म दिल इंसान है। ये मौलाना की नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी की तौहीन है। जिन्ना साहब का मौलाना जैसे आलिम दीन के साथ ऐसा सलूक करना ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बल्कि मैं तो कहता हूँ दीनी इल्म की तौहीन है। फिर मौलाना साहब ने क्या कहा? उनके मिजाज से तो आप वाकिफ ही हैं। उन्होंने इस मौके पर कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा, लेकिन मैंने जिन्ना साहब को सख्त लफ्जों में हिदायत कर दी कि आइंदा से अगर हमारे सदर के साथ इस तरह से बदसलूकी होगी तो ना सिर्फ उससे बल्कि उनकी पार्टी से भी कोई बातचीत नहीं होगी। आपने बिल्कुल ठीक किया पटेल साहब। भाई हाथ मिलाने से इनकार करना किसी बदसलूकी से कम नहीं। अफसोस, पर फिर भी हमारे लिए जश्न का वक्त है। मौलाना कामयाब रहे। उन्होंने इतनी बड़ी गुत्थी को इतनी आसानी से सुलझा दिया और हिंदुस्तान को तकसीम होने से भी बचा लिया। मौलाना इतने इल्मकार शख्स हैं और उनकी यही खूबी मुज़ाकरात पर काम आती है। अब उनसे जो भी मिला, चाहे क्रिप्स हो, चंकाई शेख हो या कैबिनेट मिशन वाले, उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकते। भाई वाकई मौलाना तो जिंदगी को भी एक शायराना अंदाज से देखते हैं, बड़ी बारीकी से, और अपने उसूलों को कभी नजरअंदाज नहीं होने देते और हकीकत से हमेशा जुड़े रहते हैं। सही फरमाया आपने। उनके पास बड़े बड़े अखबारों वाले सहाफ़ी जब भी कोई सवाल करते हैं तो उनकी हाजिर दिमागी और हाजिर जवाबी से वो क्या, हम सब लोग हैरान हो जाते हैं। उनके जवाबों में शायराना शगुफ्तगी है, इसलिए तो उनका नाम अबुल कलाम है। सच में मौलाना जैसी शख्सियत कभी कभार ही पैदा होती है। बिल्कुल। इसी दौरान मौलाना आज़ाद की जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के सदर बनाए गए। उन्होंने ये बयान दे दिया कि कांग्रेस दस्तूर साज असेंबली में शिरकत करेगी, लेकिन अपने आप को किसी मुआहदे की पाबंदी नहीं करेगी। जिस किस्म के हालात पैदा होंगे उसके मुताबिक आज़ादी के साथ फैसला करेगी। इस बयान से मुस्लिम लीग का इजलास हुआ, जिसमें कैबिनेट मिशन प्लान को मुस्तरद कर दिया गया, जबकि कांग्रेस ने फिर से कैबिनेट मिशन के प्लान को मंजूरी दे दी, जिसके तहत 12 अगस्त को जवाहरलाल नेहरू को इंटरिम हुकूमत कायम करने की दावत दे दी। नेहरू ने जिन्ना से बात की, लेकिन वो राजी नहीं हुए। मुस्लिम लीग ने सीधे तौर पर अमल का फैसला ले लिया। 16 अगस्त को कलकत्ते में कत्लो गारत गरी का तूफान बर्पा हो गया। सैकड़ों जानें गईं, हजारों जख्मी हुए, करोड़ों की जायदादें बर्बाद हुई। हिंदू मुस्लिम दंगों ने हर तरफ तबाही मचा दी। मुनाफरत के माहौल में इंटरिम हुकूमत के क़याम के लिए रहनुमा जमा हुए। वायसराय की इमा पर नज़्म नस्क कायम रखने के लिए इंटरिम हुकूमत में शामिल होने के लिए मुस्लिम लीग भी तैयार हो गई। पटेल साहब, मेरी बात पे ज़रा दोबारा गौर कीजिए। कैबिनेट मिशन प्लान में मरकजी वजारत दाखिला को कोई ख़ास हैसियत हासिल तो है नहीं, लेकिन अगर हम वजारत मालियात मुस्लिम लीग को दे दें तो पूरी मिली जुली सरकार का नुकसान होगा। ये मुनासिब नहीं रहेगा। मौलाना, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। मेरे ख्याल से हमें किसी भी हालत में दाखिली उमूर को छोड़ना मुनासिब नहीं होगा। और एक बात साफ है, अगर ऐसा हुआ तो मुझे कोई दूसरा कलमदान मंजूर नहीं होगा। मालियात महकमा मुस्लिम लीग को दे दिया जाए, यह अहम तरीन शोबा है और इसके लिए खुसूसी इल्म और तजुर्बा दरकार है। और मुस्लिम लीग के पास इस वक्त कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो इस काम को बखूबी निभा सके। क्यों ना मालियात महकमा मुस्लिम लीग को दे दिया जाए। अरे लेकिन इसी से तो हमारी सरकार पर नुकसान होगा।
Good afternoon, gentlemen. नमस्कार। मुस्लिम लीग को कौन सा महकमा देने का फैसला किया आपने? हमने ये तय किया है कि मालियात महकमा मुस्लिम लीग को दे दिया जाए। ठीक है, as you wish. वजारत मालियात मुस्लिम लीग को दे दी गई। इसकी कीमत कांग्रेस और हिंदुस्तान को बहुत भारी पड़ी। इंटरिम हुकूमत कायम तो हो गई, पर वही हुआ जिसका खदशा मौलाना आज़ाद ने जाहिर किया था। मालियात का महकमा बहुत अहम है, इसके बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता था। मजबूर होकर सरदार पटेल भी मुल्क की तकसीम पर राजी हो गए। इधर कैबिनेट मिशन पर इत्तेफाक राय नहीं हो पा रहा था। बरतानिया के वजीर आज़म मिस्टर जेटली ने एक मीटिंग लंदन में बुलाई। कांग्रेस के वफ्द की क़यादत जवाहरलाल नेहरू ने की। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खां और सिखों की तरफ से सरदार बलदेव सिंह ने शिरकत की, लेकिन मीटिंग का कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। दोस्तों के कहने के बावजूद मौलाना आज़ाद इंटरिम हुकूमत में शामिल नहीं हुए। वो अलग ही रहना चाहते थे, लेकिन 15 जनवरी 1947 को उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा। गांधी जी के कहने पर महकमे तालीम की जिम्मेदारी संभाली। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में तलखी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी जो हुकूमत के अंदर और बाहर सड़कों पर नज़र आ रही थी। वायसराय लॉर्ड वेवेल इस बात के हक में नहीं थे कि दोनों पार्टियों में मुफाहमत हुए बगैर आज़ादी का ऐलान कर दिया जाए, जबकि मिस्टर जेटली जल्द अज जल्द हिंदुस्तान को आज़ाद देखना चाहते थे। आखिरकार लॉर्ड वेवेल ने इस्तीफ़ा दे दिया। उनकी जगह लॉर्ड माउंटबेटन वाइसरॉय मुकर्रर हुए। लॉर्ड वेवेल अपने एक दोस्त से मौलाना आज़ाद के बारे में कह गए, मुझे खुशी है कि हिंदुस्तान में कम अज़ कम एक ऐसा आदमी तो है जिसने मेरी बात समझने की कोशिश की है। आने वाले दिन उलझनों और परेशानियों से भरपूर थे और मौलाना को इसका पूरा अंदाज़ा था। अगले कुछ महीनों में इन मुश्किलों का हल निकल आएगा। इस वक्त सबसे बड़ा मसला फिरके वाराना फसादात का है। कम्युनल राइट्स का हल निकालना बहुत जरूरी है। जी, ये तो बहुत जरूरी होगा। इस मसले पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस को साथ मिलकर आखिरी कोशिश करनी चाहिए। मुस्लिम लीग तो कानून साज असेंबली का भी बायकॉट कर रही है, और फिर सूबों के इल्हाक का भी मसला है। पार्टीशन से मसला हल हो सकता है, यानी बंटवारे से। मौलाना आज़ाद हर मरहले पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहे कि किसी तरह हिंदुस्तान की तकसीम न हो, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन तकसीम पर जोर देते रहे। मौलाना बहुत परेशान हुए। उन्होंने सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू से दरख्वास्त की कि बंटवारे को तस्लीम न करें। तकसीम को मानकर हम एक मुस्तकिल दुश्वारी पैदा कर देंगे। इससे फिरकावारियत का मसला हल तो ना होगा, बल्कि मुल्क की एक दायमी खुसूसियत बन जाएगा ये कि जिन्ना साहब ने जो दो कौमों का नारा बुलंद किया है, तकसीम पे राजी होने का मतलब ये है कि हम इस नजरिए को सही मानते हैं। बंटवारे से जो नुकसान होगा इसका अभी सही अंदाजा नहीं लगाया जा रहा। तकसीम की पॉलिसी गलत है, लेकिन मरकजी हुकूमत में मुस्लिम लीग का जो रवैया है उससे हुकूमत नहीं चल सकती। आए दिन झगड़े होते रहते हैं। लेकिन बंटवारे से बचने के लिए हमें पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। हमें खुशफहमी में मुब्तला रहने की जगह हकीकत को देखना चाहिए, और लॉर्ड माउंटबेटन की मुखालफत करना मसलहत का हल नहीं। मेरे लिए ये तस्लीम करना मुमकिन नहीं होगा। अगर हम तकसीम पर राजी हो गए तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी, और ये कहा जाएगा कि हिंदुस्तान की तकसीम की जिम्मेदारी जितनी मुस्लिम लीग की थी उतनी ही कांग्रेस की भी थी। पर मौलाना, सच्चाई ये भी तो है कि मुस्लिम लीग वाले हुकूमत चलने भी तो नहीं दे रहे। ये बात मुझे तस्लीम नहीं। दोनों की बातों से मौलाना आज़ाद मायूस हो गए। अब सिर्फ गांधी जी ही एक ऐसे शख्स थे जिनसे वो बात कर सकते थे। मौलाना ने फैसला किया
کہ گاندھی جی نواخالی اور پٹنہ سے واپس آئیں گے تو وہ ان سے بات کریں گے، پر اس کے لیے آپ کو ہمارے اگلے شمارے تک انتظار کرنا ہوگا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ میں جیتا ہوں تیرے لیے پیارے ہندوستان میرے، تو ہندو تو کیا ہوا میں مسلمان تو کیا ہوں، قربان ہے سب تیرے لیے، قربان ہے سب تیرے لیے، قربان ہے سب تیرے لیے، میری زندگی تیرے لیے ہے، جان حاضر تیرے لیے، مجھے عشق ہے عشق ہے عشق ہے اپنے وطن سے عشق ہے، مجھے عشق ہے اپنے وطن سے عشق ہے، ہاں عشق ہے عشق ہے عشق ہے اپنے وطن سے عشق ہے، اپنے وطن سے عشق ہے۔ ہم آپ کو ملواتے ہیں جاسوس بھاونا پالیوال سے۔ میرے دماغ میں تو چل رہا تھا کچھ ڈیفرنٹ ہی کرنا ہے، کچھ اپنا ہو جس سے مجھے الگ ملے پہچان۔ آپ ڈیٹیکٹیو بنی ہیں تو کیا آپ کے بعد وہاں کی لڑکیوں کی لائف میں کوئی بدلاؤ آیا ہے؟ آج جب میں اپنے گھر جاتی ہوں یا گاؤں جاتی ہیں تو لڑکیاں ملنے آتی ہیں کہ مجھے ان سے ملنا ہے، اتنی کریوسٹی رہتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کا خود بھی آنا چاہتی ہیں اور کوشش بھی کر رہی ہیں۔ یوں ہی نہیں مل جاتی کامیابی آرام سے، تپتا ہے سونا زیبائش کے لیے۔ ناظرین دیکھنا نہ بھولیں، خواب ہمارے تعبیر بھی ہماری، بروز منگل رات 9:30 بجے اور بروز بدھ دن میں 1:30 بجے، صرف DD اردو پر۔ دھول